सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सबसे पहले आज हम पहली पॉइंट पढ़ेंगे। 12वीं क्लास की पहली पॉइंट का नाम है द नोबल नेचर। ये कविता बेन जॉनसन के द्वारा लिखी हुई है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कोर्स है, सिलेबस है, उसके अनुसार आपके सिलेबस में ये पॉइंट दी हुई है द नोबल नेचर बेन जॉनसन की। तो सबसे पहले आपके सामने ये जो पॉइंट दी हुई है, हम इस पॉइंट का पहले हम रीडिंग करेंगे और आप सभी इसकी एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे। द नोबल नेचर। नोबल का मतलब होता है महान या श्रेष्ठ, और नेचर का मतलब होता है गुण या स्वभाव। इसका मतलब है द नोबल नेचर का मतलब है महान या श्रेष्ठ गुण। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्ब doth make man better be, or standing long an oak 300 years, to fall a log at last, dry, bald and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. In small proportions we just beauty see, and in short measures like may perfect be. तो ये आपके सामने मैंने इस पॉइंट को रीड किया। अब हम इस पॉइंट के जो कठिन शब्द है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। तो यहाँ जो ग्रोइंग शब्द है इसका मतलब है उगना या वृद्धि करना, और ये जो वर्ड है BUL के बल्क, इसका मतलब होता है साइज में बड़ा होना, विशाल होना, यानी बिग इन साइज। उसके बाद में स्टैंडिंग में खड़े होना। ओक, ओक एक पेड़ का नाम होता है, ये बहुत विशाल पेड़ होता है। उसके बाद में टू फॉल मन गिर जाना, लॉग मन लट्ठा, एट लास्ट मन अंत में, ड्राई मन सूखा, बाल्ड मन, वैसे बाल्ड जो मीनिंग है उसका मतलब होता है गंजा, जिसके सिर पर बाल नहीं होते हैं, लेकिन इस पॉइंट में इसका मतलब है बिना पत्तियोjयों का, विदाउट लीव्स। और सियर का मतलब होता है मुरझाया हुआ। ए लिली, लिली एक फूल का नाम है। ए फेयर मन बहुत सुंदर, और इसके बाद में लिखा है आगे कठिन मीनिंग है, वो एक लाइट देता है, फ्लावर ऑफ लाइट। लाइट का मतलब होता है वैसे रोशनी होता है, लेकिन इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका मतलब है खुशी यानी हैप्पीनेस। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है आकार, अनुपात, और ब्यूटीज का मतलब होता है सुंदर वस्तुएं। शॉर्ट मेजर का मतलब होता है संक्षिप्त समय, कम अवधि। परफेक्ट मन होता है पूर्ण। देखिए, जिस प्रकार हिंदी में कविता होती है, दोहा होता है, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी हम किसी कविता को गा सकते हैं, यानी उसमें गाने योग्य क्षमता होती है। तो जो पोएम के अंदर गाने योग्य क्षमता होती है, किसी भी पोएम में ये देखना कि उसके अंदर राइम स्कीम है या नहीं है, तो प्रत्येक लाइन का जो अंतिम शब्द है उसको हम चेक करेंगे। जैसे ट्री, बी, एक ही ध्वनि है, ट्री बी, ईयर सीयर, डे मेक, नाइट लाइट, सी बी। जब हम राइम स्कीम देना शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो लाइन होती है उसको हम देते हैं ए, ट्री, इसलिए यहां लिख दिया ए। ट्री के जैसा ही साउंड है बी का, तो यहां भी हम क्या लिख देंगे ए। उसके बाद हमें नई ध्वनि मिली है ईयर, तो इसको हम देंगे बी। सीयर, इसको भी बी, क्योंकि ईयर और सीयर इन दोनों की जो ध्वनि है, साउंड है, वो मैच हो रहा है। उसके बाद में नया साउंड डे, मे, डे मे, सी सी। उसके बाद में नाइट को डी, लाइट को डी। यहां ऊपर देखिए बी को
को हमने ए दे रखा है, तो हम यहां भी बी को क्या देंगे, ए, और सी को भी ए। इस प्रकार द राइम स्कीम ऑफ दिस पॉइंट, द राइम स्कीम ऑफ दिस पॉइंट ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ए ए, और आगे इस प्रकार कंटिन्यू चलेंगे। चूंकि ये पॉइंट इतनी दूर तक है, तो इसकी राइम स्कीम हो गई ए ए, बी बी, सी सी, डी डी और ए ए। अब लाइन टू लाइन हम इस पॉइंट का क्या अर्थ है, क्या इसका भावार्थ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस पोएम का अबाउट द पोएम पढ़ेंगे। आप सभी के पास किताब होगी, आप उसमें देख सकते हैं। अबाउट द पोएम में लिखा हुआ है, बेन जॉनसन 1573 to 1637 was a versatile and dominating literary personality known as a playwright, poet, actor and critic of the 17th century. He is identified for his brilliant classical and realistic comedy. His memorable comedies are Volpone, The Alchemist and The Silent Woman. ये जो पहला पैराग्राफ है वो इसमें कवि के बारे में दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया इस कविता के जो कवि है उनका नाम है बेन जॉनसन। इनका जन्म 1573 में हुआ और 1637 में इनकी मृत्यु हो गई। वॉजमन थे ए वर्सेटाइल एंड डोमिनेटिंग लिटरेरी पर्सनैलिटी। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, और डोमिनेटिंग का मतलब होता है प्रमुख। लिटरेरी मन साहित्यिक और पर्सनैलिटी मन व्यक्तित्व। बेन जॉनसन एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न और साहित्य के प्रमुख व्यक्तित्व थे। नॉन एज जो जाने जाते थे एज ए प्लेराइट, प्लेराइट मन नाटककार, पोइट मन कवि, एक्टर मन अभिनेता एंड क्रिटिक मन आलोचक ऑफ द 17th सेंचुरी। इन्हें 17वीं शताब्दी के एक नाटककार, कवि, अभिनेता और क्रिटिक माने आलोचक के रूप में जाना जाता था। ही इज आइडेंटिफाइड फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी। ही इज आइडेंटिफाइड, उन्हें जाना जाता है फॉर हिज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मन शानदार, क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी। इन्हें अपनी क्लासिकल और रियलिस्टिक कॉमेडी के लिए जाना जाता है। कॉमेडी इंग्लिश में नाटक का एक प्रकार होता है। हास्य नाटक को कॉमेडी कहा जाता है। हिज मेमोरेबल कॉमेडीज आर वॉल्पोन, द अल्केमिस्ट एंड द साइलेंट वीमन। इनकी जो कुछ यादगार कॉमेडी नाटक है वो है वॉल्पोन, द अल्केमिस्ट और द साइलेंट वुमन। तो ये तो संक्षिप्त परिचय था कवि बेन जॉनसन का। और अब नीचे अगले पैराग्राफ में दे रखा है द नोबल नेचर पोएम के बारे में। तो इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया हुआ है। द नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक। शॉर्ट माने संक्षिप्त, छोटी। लिरिक मन होता है कविता, जो कि कंपोज्ड माने रचित है बाय बेन जॉनसन। द नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन। द नोबल नेचर कविता बेन जॉनसन के द्वारा रचित एक छोटी कविता है। इम्पार्टिंग, इम्पार्ट वर्ब है जिसका मतलब होता है देना, और यहाँ इम्पार्टिंग का मतलब हो गया दे रही है। क्या दे रही है ये कविता? ग्रेट मीनिंग, यानी एक महान अर्थ दे रही है। एंड ए मैसेज, और एक संदेश भी दे रही है। किसको? टू ह्यूमैनिटी, मानवता को। क्या संदेश दिया गया इस कविता में? दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। ये लाइन अंडरलाइन करने लायक है। इस कविता का मुख्य सार तत्व है। ये कविता हमें मैसेज देती है दैट वी लिव इन डीड्स, कि हम अपने कर्मों से जिंदा रहते हैं, नॉट इन ईयर्स, वर्षों से नहीं। यानी इन्होंने बताया है कि किसी व्यक्ति का महान बनना उसके कर्मों पर निर्भर करता है, उसकी उम्र ज्यादा है ये जरूरी नहीं है। द पोइट कॉन्ट्रास्ट अ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ विथ अ शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स by drawing two symbols from the nature
एन ओक एंड ए लिली। अगली लाइन है द पोइट कॉन्ट्रास्ट, कवि तुलना करता है, किसकी तुलना करता है? ए मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ। मीनिंगलेस मन अर्थहीन और अनइम्प्रेसिव मन अप्रभावी, लॉन्ग लाइफ मन लंबा जीवन, विथ ए शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड। तो एक तरफ तो हो गया मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ, यानी जो लंबा जीवन है वो तो है मीनिंगलेस है और अनइम्प्रेसिव है। दूसरी तरफ शॉर्ट लाइफ जो कि फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड, यानी छोटा जीवन हो लेकिन बहादुरी और बहुत से गुणों को धारण करने वाले कर्मों से भरा हुआ जीवन हो। उन दोनों की तुलना की है, किससे? बाय ड्रॉइंग टू सिंबल्स फ्रॉम द नेचर। प्रकृति से कवि ने दो सिंबल लिए हैं। सिंबल माना प्रतीक, कौन कौन से? एन ओक एंड ए लिली। कवि ने दो सिंबल लिए प्रकृति से, एक तो ओक का पेड़ लिया है, ओक माना बलूत का पेड़, और एक लिली, लिली एक फूल होता है। तो इन दोनों प्रतीकों के द्वारा कवि ने अपनी बात को सिद्ध किया है कि किस प्रकार से लंबा जीवन है वो मीनिंगलेस होता है, अनइम्प्रेसिव होता है, जबकि शॉर्ट लाइफ भी बहुत अच्छा हो सकता है यदि वो फुल ऑफ हीरोइक डीड्स हो, फुल ऑफ वर्चुअस डीड हो तो। अगली लाइन है Johnson widely disseminates that the worth of human life is measured not in years but on the basis of achievements and noble acts that leave imprints on the vast eternity of time। ये इस कविता की अंतिम लाइन है इस अबाउट द पोइम की। इसमें लिखा हुआ है जॉनसन वाइडली, वाइडली मन खुले रूप से, बेबाक, डिसएमिनेट्स मन बताते हैं, कहते हैं। जॉनसन खुले रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? दैट द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मानव जीवन का महत्व, वर्थ WRTH, वर्थ माना महत्व, मूल्य, ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड, मापा जाता है, नॉट इन ईयर्स, वर्षों में नहीं, बट ऑन द बेसिस, बेसिस वन आधार, ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट वन उपलब्धियां, एंड नोबल एक्ट और महान कार्य, दैट लिव इम्प्रिंट्स, जो लिव मन छोड़ देते हैं, इम्प्रिंट मन निशान, ऑन द वास्ट एंटरनिटी ऑफ टाइम। पूरी लाइन को एक साथ समझना होगा। एंटरनिटी का मतलब होता है शाश्वत, वास्ट मन विशाल। पूरी लाइन इस प्रकार है, जॉनसन वाइडली डिसेमिनेट्स दैट, जॉनसन खुले रूप से कहते हैं कि द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड नॉट इन ईयर्स, मनुष्य जीवन की महानता को वर्षों से नहीं मापा जाता, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट एंड नोबल एक्ट, बल्कि उन उपलब्धियों और महान कार्यों के आधार पर मापा जाता है जो समय की शाश्वतता पर अपने निशान छोड़ जाते हैं। यानी व्यक्ति की महानता उसकी उम्र के आधार पर नहीं मापी जाती है, बल्कि उसने अपने जीवन में क्या उपलब्धि हासिल की, क्या उसने महान कार्य किए, उसी आधार पर व्यक्ति का महत्व मापा जाता है। ये इस कविता के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको मिली। अब हम जो पोइम है उस पूरी पोइम को इसी हिसाब से पढ़ेंगे। अभी आपके सामने राइम स्कीम बताई गई थी, अब आप एक एक करके इस लाइन का अर्थ समझ सकते हैं। इस पोइम का लाइन टू लाइन आपको मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। पहली लाइन में लिखा है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ग्रोइंग मतलब होता है उगना या वृद्धि करना, आकार में वृद्धि करना। कवि कहता है कि पेड़ की तरह बड़े होना, इन बल्क, बहुत बड़े आकार में। बल्क मतलब होता है बिग इन साइज, बड़े आकार में। कवि कहता है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, कि विशाल आकार में पेड़ की तरह बड़े होना does make man better be। यहाँ पर ये जो D और TH दे रखा है, ये लैटिन इंग्लिश का शब्द है, वर्तमान में इसको डच लिखा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक है ये, कवि हमसे खुद ही पूछ रहा है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री बट डज मेक मैन बेटर।
क्या एक पेड़ की तरह आकार में बड़े होकर के कोई आदमी महान बन सकता है, कोई आदमी महान बन जाता है? जिस प्रकार से जो बड़ा पेड़ है और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, बाद में कवि ने एक उदाहरण के द्वारा बताया है कि जिस प्रकार से एक जो ओक का पेड़ है स्टैंडिंग मन खड़े रहता है, लॉन्ग मन लंबे समय तक, कितने लंबे समय तक? 300 ईयर, 300 साल तक। तो यहां पर इस लाइन में कवि ने बताया है कि एक व्यक्ति एक ओक के पेड़ की तरह जो कि खुद 300 साल तक जिंदा रहता है, उस पेड़ की तरह अगर हम बड़े होते जाएंगे, हमारा शारीरिक आकार बढ़ता जाएगा, हम फिजिकली ग्रोथ करते जाएंगे, तो क्या इससे आदमी महान बन सकता है? फिर वो अगले लाइन में कहते हैं टू फॉल ए लॉग एट लास्ट। ये जो ओक का पेड़ है ये टू फॉल मतलब गिर जाता है। ए लॉग, लॉग मतलब लट्ठे की तरह, एट लास्ट मन अंत में, जब ये अपना जीवन काल संपूर्ण कर लेता है, इसका जीवन काल पूरा हो जाता है, तो ये ओक का पेड़ एक लट्ठे की तरह गिर जाता है। ड्राई, बिल्कुल सूखा होता है। बाल्ड, कोई पत्तियां नहीं होती, विदाउट लीव्स होता है, बिना पत्तियों का होता है। एंड स्पीयर, और मुरझा जाता है। यहां जो 4 लाइन हमने यहां तक पढ़ी है उनमें मेन बात यह है कि कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से ओक का पेड़ आकार में बहुत बड़ा होता है, करीब 300 इयर्स ये जिंदा रहता है, परंतु इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जीवन के अंतिम समय में ये लट्ठे की तरह गिर जाता है, बिल्कुल सूखा होता है, बिना पत्तियों का होता है और मुरझाया हुआ होता है। ये एक बात इन 4 लाइनों में कवि ने अपनी रखी। अब दूसरी बात, नया स्टैंडर्ड, ए लिली ऑफ ए डे। ए लिली, लिली एक फूल है और बहुत ही सुंदरता के साथ कवि ने छोटी सी लाइन में बता दिया है, ए लिली ऑफ ए डे। ऊपर देखिए, ऑफ 300 ईयर, 300 साल काफी लंबा टाइम होता है, जबकि यहां एक ही लाइन में बता दिया ए लिली ऑफ ए डे, यानी लिली का फूल मात्र एक दिन जिंदा रहता है, सुबह खिलता है और शाम को मर जाता है। ए लिली ऑफ ए डे, तो लिली की पहली विशेषता, ए लिली लिव्स ओनली फॉर 1 डे। फिर इज फेयर एंड फार इन मे, ये भी बता दिया कि ये मई के महीने में बहुत ही सुंदरता के साथ खिलता है। फेयर, फेयर, खाली फेयर की बात करें तो सुंदर, फेयर वन मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा सुंदर। तो लिली के फूल की 2 लाइनों में बहुत सारी बातें हमें बता दी गई है कि लिली एक दिन जिंदा रहता है, लिली मई के महीने में खिलता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है। आगे, ऑल दो, यहां 2 बातें बताई, ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन का लिली है, मई के महीने में खिलता है, बहुत सुंदर है। ऑल दो, यद्यपि, यहां लेकिन आ रहा है, यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट। कवि कहता है कि ये जो लिली फूल है ये फॉल मन गिर जाता है, डाई मन मर जाता है, दैट नाइट, उसी रात को, जिस दिन ये खिलता है उसी रात को शाम होते होते ये गिर जाता है, मुरझा जाता है, मर जाता है। कितना संक्षिप्त जीवन है, लेकिन इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइफ। कवि कहता है कि हालांकि लिली का जो लाइफ टाइम है वो जस्ट ओनली फॉर 1 डे है, परंतु लिली है वो द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये जो प्लांट है, पौधा है, फ्लावर वन फूल है ऑफ लाइट। कवि ने इस फूल को संज्ञा दी है फ्लावर ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि जो लिली का फूल है वो एक दिन में अपनी सुंदरता से सभी व्यक्तियों को खुशी प्रदान करता है। LIGHT, लाइट का मतलब होता है रोशनी, लेकिन यहाँ हमारी जो कविता है उसके अंदर इसका अर्थ है खुशी, खुशी या हैप्पीनेस। तो यहाँ लिखा है कि जो लिली फ्लावर है वो एक दिन जिंदा रहता है, मई के महीने में खिलता है, हालांकि उसी दिन गिर जाता है, मर जाता है, लेकिन कवि ने इसको संज्ञा
प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, क्योंकि ये सभी को क्या प्रदान करता है, उसी प्रदान करता है। तो इन इतनी दूर तक जो कविता है, उस कविता में कवि ने दो बातें अपने रखी है कि एक तो ओक का पेड़ का उदाहरण दिया, एक लिली का दिया। जहां एक तरफ ओक का जो पेड़ है उसका लाइफ टाइम काफी लंबा है और लाइफ स्पेन जो उसका है वो बहुत बड़ा है, जबकि लिली का जो लाइफ टाइम है वो जस्ट एक दिन का है। अब अंतिम जो दो पंक्तियां हैं उनके माध्यम से कवि अपनी बात कहना चाहता है। क्या लिखा है, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, छोटी छोटी वस्तुओं में, छोटे छोटे आकार में, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम सुंदरता देखते हैं, या सुंदरता देखने के लिए छोटी वस्तुओं चाहिए तो हम भी फिर भी उसके अंदर हम सुंदरता देख लेते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ मेरी परफेक्ट भी। और कवि कहता है कि शॉर्ट मेजर्स लाइफ, यदि हमारा जीवन संक्षिप्त है, छोटा है, फिर भी हम उसको परफेक्ट बना सकते हैं, पूर्ण बना सकते हैं। जिस प्रकार से लिली का लाइफ बहुत ही छोटा होता है, जस्ट फॉर वन डे होता है, फिर भी लिली इंपॉर्टेंट है क्योंकि कवि ने इसको नाम दिया है फ्लावर ऑफ लाइफ, क्योंकि एक दिन में ये अपनी सुंदरता से चारों तरफ खुशियां बिखेर देती है। तो यहाँ कवि कहता है कि चाहे हमारा जीवन छोटा हो, हम अपने महान कार्यों से, अच्छे कार्यों से अपने जीवन को परफेक्ट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कविता का मैंने आपको हिंदी अनुवाद बताया, आपको समझ में आया होगा। अब इस पॉइंट के अंदर से जो हमारा सिलेबस है उसके अनुसार जो पोएट्री वाला पार्ट है वो 10 नंबर का है। इसमें एक स्टेंज आएगा 4 नंबर का और 3 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, तो 6 और 4 10 नंबर का है। तो ये जो पोएम है आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मैं इस पोएम के सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो बताऊंगा।